स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चले रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, एसआई भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला और अब पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में भी ईडी की एंट्री हो गई है। पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 की जांच जो है ईडी करेगी। एसओजी की एफआईआर के आधार पर जो है प्रवर्तन निदेशालय जांच शुरू की और ईडी ने एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़े अहम साक्ष्य जुटाए हैं। आपको बता दें कि पेपर लीक माफिया से जुड़े अहम सबूत जो है एकत्रित किए गए हैं। पेपर लीक माफिया द्वारा काली कमाई के निवेश के जो सबूत है वो खोजे और एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़े गिरोह को जो है बेनकाब अब ईडी करेगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है जयपुर से, जहां पर एसआई भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ राकेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ईडी ने एसआई भर्ती परीक्षा में भी कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं। बिल्कुल, देखिए राजस्थान की जो पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 है, इसमें जिस तरह की धांधली हुई है, इस मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुकदमा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया है। क्योंकि इस पेपर लीक माफिया के जो लोग हैं, इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर संपत्तियां अर्जित की हैं और इनके साथ एक बड़ा नेटवर्क भी जुड़ा हुआ है। तो अब ईडी इस पूरे मामले में पीएमएलए एक्ट के तहत जांच करेगी और कई जगह ईडी की टीमों ने रेकी करके जो ये पेपर लीक माफिया से संबंधित लोग हैं, इनकी बड़ी भारी संपत्तियों का पता लगाया है। और चूंकि इनको गिरफ्तार करने के साथ साथ ईडी ये जो पेपर लीक माफिया और राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से जुड़ा जो गिरोह है, इनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चला सकती है, कुर्क कर सकती है। तो अब ये जांच शुरू हो गई है। ईडी जल्द ही इस मामले में जो इस गिरोह से जुड़े लोग हैं, इन पर दबिश देगी और खासतौर पर जो भर्ती परीक्षा में बैठे, जिन्होंने फर्जीवाड़ा अभ्यर्थियों ने किया है, उन अभ्यर्थियों को भी ईडी की टीम गिरफ्तार करेगी। निश्चित तौर पर जिस तरीके से राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में ईडी के हाथ जो प्रमाण लगे हैं, चूंकि एसओजी सहित कई जांच एजेंसियों से भी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने सहयोग लिया है, तमाम दस्तावेज एसओजी से ले लिए हैं। अब ईडी जो है इस मामले में वो लोग जिन्होंने ब्लैक मनी भर्ती होने के लिए दिए इस गिरोह के लोगों को, उनको भी पूछताछ के लिए पकड़ेगी। साथ ही जिन लोगों ने पैसा लेकर के संपत्तियां अर्जित की हैं चल अचल, उन संपत्तियों को भी अब सीज करेगी। बिल्कुल राकेश, जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी कई बड़े खुलासे भी होंगे। राकेश, पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है, यानी कि आने वाले दिनों में कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। तो एसओजी की एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने जो है जांच शुरू की है। जयपुर से यह बड़ी जानकारी, जहां पर ईडी ने एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़े कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं। बांग्लादेश में बवाल। जी हां, बांग्लादेश में आरक्षण पर शुरू हुई हिंसा अचानक बगावत में बदल गई है। हालात यह हो गया है कि पूरा बांग्लादेश हिंसा की चपेट में है। प्रदर्शनकारी जेल तोड़ करके कैदियों को भगा रहे हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आरक्षण के नाम पर सबसे बड़ी बगावत शुरू हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। क्या बांग्लादेश आरक्षण की आग में जल रहा है या फिर बांग्लादेश में गृह युद्ध शुरू हो गया है? हम आपको बांग्लादेश की दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें भड़कते, जलते और बर्बाद होते बांग्लादेश की हैं। पहली तस्वीर में आरक्षण के खिलाफ पूरा बांग्लादेश सड़क पर दिख रहा है। दूसरी तस्वीर में आरक्षण का विरोध करने वाले वो छात्र और प्रदर्शनकारी हैं जिनकी पुलिस और सेना से खूनी झड़पें हो रही हैं। महज एक हफ्ते के अंदर आरक्षण खत्म करने को लेकर पूरा बांग्लादेश आग का गोला बन चुका है। सेना प्रदर्शनकारियों और छात्रों पर सीधी गोली चला रही है। अब तक 105 प्रदर्शनकारी और छात्र सेना और पुलिस की गोलीबारी में मारे जा चुके हैं। भयंकर खून खराबे के बाद से प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कर्फ्यू लगवा दिया है। आरक्षण के खिलाफ जनता का आक्रोश इतना प्रचंड है कि अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। शेख हसीना को तानाशाह कहा जा रहा है। शेख हसीना सरकार में भीषण भ्रष्टाचार, 56% आरक्षण कोटा ने पूरे बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंक दिया है। आरक्षण की आग, जल रहा बांग्लादेश।
बांग्लादेश में पिछले 7 दिनों से आरक्षण खत्म करने को लेकर जमकर विरोध हो रहे हैं और वो विरोध अब बेहद हिंसक हो चुके हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसको रोकने के लिए सड़कों पर सेना को तैनात कर दिया है। आरक्षण का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारी और छात्रों की पुलिस से खूनी झड़पें हो रही हैं। पुलिस के साथ हिंसक झड़प में 105 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2500 से ज्यादा प्रदर्शनकारी बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। আমরা তো জানাজা শেষ করে এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলাম, ক্যাম্পাস থেকে আমরা বের হয়ে যাব না, তারা পিছন থেকে ককটেল মেরেছে, সাউন্ড গ্রেনেড মেরেছে, টিয়ার শেল মেরেছে। এগুলোর কারণ কি? মানে তারা প্রশাসন যদি সহযোগিতা না করতে চায় তাহলে কিভাবে শান্তিপূর্ণ থাকবে? আমাদেরকে মেরে তারপরে যে কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে। উই আর ওপেন টু কিলড। আমাদের এখন মেরে ফেলবে। আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত ডিসকাশনের জন্য আমরা অলওয়েজ ওপেন ছিলাম, আমরা ডিসকাশনের জন্য আমরা অলওয়েজ প্রস্তাব দিয়েছি। এখন আমাদেরকে মেরে যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হবে। आरक्षण की आग बांग्लादेश में गृह युद्ध। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जरा देखिए पिछले एक हफ्ते में आरक्षण की आग कैसे एक गृह युद्ध का रूप लेती जा रही है। बांग्लादेशी मीडिया और अस्पतालों से मिली जानकारी के मुताबिक एक हफ्ते की खूनी झड़प में 105 लोग मारे गए हैं, जबकि 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एसोसिएटेड प्रेस रिपोर्टर ने ढाका मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 23 शव देखे हैं, जबकि कई अस्पतालों में शव भरे पड़े हैं। पुलिस और सेना के जवान प्रदर्शनकारियों पर जमकर गोलीबारी कर रहे हैं। बांग्लादेश के 8 राज्यों में कर्फ्यू लग चुका है, जबकि बांग्लादेश के सभी 64 जिले हिंसा की चपेट में आ चुके हैं। ढाका यूनिवर्सिटी को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। छात्रों को हॉस्टल खाली करने का आदेश दे दिया गया है। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारी छात्रों ने 19 जुलाई को नरसिंगड़ी जिले में एक जेल पर धावा बोल दिया और वहां से सैकड़ों कैदियों को जेल से छुड़वा लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जेल में जबरदस्त आग लगा दी। इससे पहले 18 जुलाई को सैकड़ों प्रदर्शनकारी बीटीवी ऑफिस के कैंपस में घुस गए। 60 से ज्यादा गाड़ियां फूंक डाली। बांग्लादेश में आरक्षण खत्म करने को लेकर इतना हिंसक प्रदर्शन क्यों हो रहा है, जरा इसे भी जान लीजिए। आरक्षण खत्म करने को लेकर जो प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं वो ऐसी मांग कर रहे हैं जिसे प्रधानमंत्री शेख हसीना जरा भी मानने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग लड़ने वाले लोगों को वॉर हीरो कहा जाता है। बांग्लादेश में 30% नौकरियां इन वॉर हीरो के बच्चों के लिए रिजर्व है। इसी रिजर्वेशन के खिलाफ छात्रों का गुस्सा भड़का हुआ है। छात्रों की मांग है कि मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जानी चाहिए। किसी के पूर्वज वॉर हीरो थे, इसका मतलब ये नहीं कि उनके बच्चों को भी इसका लाभ मिले। সরকার এটা বলতে পারে যে রাজনৈতিকীকরণ করা হচ্ছে, যেখানে প্রথম থেকেই আমরা বলছি যে আমরা সাধারণ শিক্ষার্থী, আমরা চাচ্ছি যে একটা দেশে কিভাবে, এটা তো একটা ন্যূনতম কমন সেন্সের ব্যাপার যে একটা দেশের 100%-এর মধ্যে 56% কখনো কোটা থাকতে পারে না, কখনো থাকতে পারে না। কোনো সুস্থ একটা দেশে, সুস্থ সমাজ ব্যবস্থায় কখনো 56% কোটা এটা মেনে নেয়। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण बहाली के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हिंसा जारी है। इस पर काबू पाने के लिए सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ओबैदुल कादर ने 19 जुलाई को देर रात कर्फ्यू लगाने की घोषणा की ताकि हिंसा पर काबू पाया जा सके। हिंसा काबू करने के लिए सेना को तैनात किया गया है। अब जरा प्रदर्शन करने वाले छात्रों की मांगे भी जान लीजिए। आरक्षण 56% से घटाकर इसे 10% किया जाए। अगर कोई आरक्षित सीटों से योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है तो भर्ती मेरिट लिस्ट से की जाए। सभी के लिए एक समान परीक्षा हो, सभी उम्मीदवारों के लिए उम्र समान हो, कोई भी उम्मीदवार एक बार से ज्यादा बार आरक्षण का इस्तेमाल ना करे। যে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে যে শিক্ষার্থীদের দাবিটা অবশ্যই যৌক্তিক, সেটার পক্ষে আমরা সবাই ছিলাম, কিন্তু তাদের এই আবেগকে কেউ কেউ তাদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। যাতে তারা তাদের আবেগকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে না দেয় সে ব্যাপারে তারা যাতে সতর্ক থাকে। এবং একই সাথে আমরা ছাত্রলীগ আমরা সবসময় শিক্ষার্থীদের পক্ষে ছিলাম, এখনো শিক্ষার্থীদের পক্ষে আছি। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंसा में लोगों के मारे जाने पर गहरा खेद जताया और कहा कि इस मामले में एक न्यायिक जांच समिति गठित की जाएगी। असल में 1971 के मुक्ति युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। इससे एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर रोक लगा दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं होने दिया। हसीना सरकार का कहना है कि ये फैसला उनके हाथों में है। वहीं पीएम शेख हसीना ने कहा कि इन छात्रों को भड़काया गया है। इसके लिए उन्होंने कुछ स्वार्थी तत्वों को जिम्मेदार ठहराया।
उन्होंने छात्रों से भी अपील की है कि वो उपद्रवियों को स्थिति का फायदा न उठाने दें। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ आक्रोश है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण है। इसी के खिलाफ पूरे देश में बवाल मचा है। साथ ही बांग्लादेश की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जनवरी 24 में हुए आम चुनाव के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर प्रदर्शन इस साल जनवरी में हुए आम चुनाव के बाद हुआ है, जब बांग्लादेश में इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों में 1971 में बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले लोगों के बच्चे भी शामिल हैं। लोगों का कहना है कि हसीना सरकार ने उन लोगों को आरक्षण दिया है जिनकी आमदनी ज्यादा है। ये वो लोग हैं जिन्हें हसीना का वोटर्स माना जाता है। सरकार का कहना है कि विकलांग लोगों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नौकरी में 30% आरक्षण दिया गया था। अब आप ये भी जान लीजिए कि जिस आरक्षण को खत्म करने को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, वो आरक्षण बांग्लादेश में किससे और कितना फायदा पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2018 में नए आरक्षण नियम लागू किए थे। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और 1% विकलांगों को आरक्षण दिया गया था। इस लिहाज से सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण है। इसी के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। साधारण शिक्षार्थी को क्यों এটা মারা হবে, কেন টিএসএল মারা হবে, কেন ইম্প্যাক্টল মারা হবে? ছাত্রলীগের পোলাপানদের পুলিশ উস্কানি দিয়ে বলতেছে তোমরা আগাও, তোমরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর হামলা করো। কেন পুলিশ কেন বলবে? পুলিশ ওই সাধারণ জনগণের বন্ধু, পুলিশ ছাত্রদের বন্ধু, কিন্তু আজকে কেন পুলিশ আমাদের বিপক্ষে? আমরা এর সুষ্ঠু বিচার চাই। আমরা কোটা যৌক্তিক সংস্কার চাইছিলাম, আমরা আর কিছু চাই নাই। আমি টাকা বাসিত পড়ালেখা করতেছি, পড়ালেখা করার পর 6 বছর পর যদি আমার কোনো জব না হয়, এই যে আমার পরিবারের ভোগান্তি, আমার ভোগান্তি সরকার নিবে? এটা কি দেশ নিবে? अरबपति नौकर कटघरे में पीएम शेख हसीना। ये आज का बांग्लादेश है जहां भयंकर बवाल मचा हुआ है। पहली तस्वीर में आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, जबकि दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री शेख हसीना का वो अरबपति नौकर है जो हेलीकॉप्टर से घूमता है। पीएम शेख हसीना का नौकर जहांगीर आलम अरबों रुपए प्रधानमंत्री शेख हसीना की आड़ में कमा चुका है। हम आपको इन दो तस्वीरों के जरिए दिखाने जा रहे हैं कि कैसे एक तरफ बांग्लादेश में आरक्षण की आग में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और वहां दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरकार पर भ्रष्टाचार के बवाल के आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ आरक्षण की आग, दूसरी तरफ पीएम का अरबपति नौकर बांग्लादेश में कोहराम मचाए हुए हैं। बांग्लादेश की पीएम हसीना पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पीएम शेख हसीना के घर में काम करने वाला नौकर जहांगीर आलम अरबपति बन गया है और अब अमेरिका भाग गया है। इस खबर ने पूरे बांग्लादेश में कोहराम मचा दिया है कि आखिर कैसे पीएम को पानी पिलाने वाला नौकर अरबों रुपए कमा रहा था और पीएम शेख हसीना के अधिकारियों और ऑफिस को भनक तक नहीं लगी। जरा देखिए मेहमानों को पानी पिलाने वाला नौकर जहांगीर आलम कितने रुपए कमा चुका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के नौकर के पास 284 करोड़ की संपत्ति है। उसके पास एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर है और कहीं आने जाने के लिए वो इसी का इस्तेमाल करता है। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक इस नौकर का नाम जहांगीर आलम है और वो पीएम हसीना के घर पर मेहमानों को पानी देने का काम करता था। जहांगीर ने पीएम शेख हसीना के ऑफिस और घर पर काम करने का जिक्र करते हुए कई लोगों से रिश्वत ली थी। वो लोगों से उनका काम करवाने का झांसा देकर पैसे वसूलता था। मामला सामने आने के बाद पीएम हसीना ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक जहांगीर पहले से ही अमेरिका भाग चुका है। दरअसल बांग्लादेश में पूर्व आर्मी चीफ, पुलिस अधिकारी, टैक्स अधिकारी और कई सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले सामने आए हैं। इसी लिस्ट में प्रधानमंत्री के नौकर का भी नाम है। पीएम शेख हसीना ने नौकर पर बयान दिया है। पीएम हसीना ने कहा, मेरे घर पर काम करने वाला एक व्यक्ति आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। उसने इतने पैसे कहां से कमा लिए? एक आम बांग्लादेशी को इतनी संपत्ति इकट्ठा करने में 13,000 साल लग सकते हैं। सरकार इन मामलों की गंभीरता से जांच कर रही है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय 2.11 लाख रुपए है।
वहीं शेख हसीना के नौकर के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात सामने आने के बाद विपक्ष सरकार को घेर रहा है। बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी का आरोप है कि जब हसीना के नौकर के पास इतना पैसा है तो उसके मालिक के पास कितना होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कुल मिलाकर इस वक्त बांग्लादेश में आरक्षण खत्म करने को लेकर जहां भयंकर खूनी कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पीएम के अरबपति नौकर के भ्रष्टाचार ने पूरे बांग्लादेश में बवाल मचा दिया है। इजराइल के हमले से यह बात साफ हो गई है कि अब नेतन्याहू ने तय कर लिया है कि वो ईरान से जुड़े हर मिलिशिया को खत्म करने का जो है वो दम लेंगे तभी। और हिजबुल्लाह के साथ साथ इजराइल ने अब यमन के हूती विद्रोहियों को निपटाने का एक्शन जो है वो शुरू कर दिया है। ऐसा नेतन्याहू ने क्यों किया, उसके लिए आपको तेल अवीव पर हुए ड्रोन अटैक वाले ऑपरेशन को समझना पड़ेगा। देखिए। शांत समंदर की तरफ से बढ़ता हुआ एक ड्रोन इजराइल की राजधानी तेल अवीव में पहुंचता है और कुछ सेकंड बाद एक बार फिर देखिए वो ड्रोन अटैक जिससे इजराइल बच नहीं सका। यह हमला तेल अवीव में आधी रात 3 बजे हुआ। धमाका बहुत बड़ा था, किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। सड़कों पर लोग बदहवास हालत में नजर आए। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 10 लोग जख्मी हुए हैं। धमाके की कुछ और तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई हैं। धमाका बहुत बड़ा था, आवाज बहुत ज्यादा हुई। तेल अवीव में अफरा तफरी मच गई। ड्रोन से हुए इस धमाके ने इजराइल को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। लोग सड़कों पर निकल आए, सायरन बजने लगे। आखिर इजराइल की राजधानी में दुश्मन का ड्रोन कैसे घुस गया? कैसे इजराइल का सबसे मजबूत किला आग के शोलों से चकनाचूर हो गया? इस हमले के बाद नेतन्याहू का कमांड सेंटर आधी रात को ही एक्टिव हो गया। नेतन्याहू का कमांड सेंटर पता लगाने में जुट गया कि आखिर हमला किसने किया है। नेतन्याहू की नाक के नीचे उस इलाके में किसने सेंध लगा दी जहां इजराइल की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। जिस इजराइल की ड्रोन टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया में नाम कमाया, अब उसी इजराइल पर उसके दुश्मनों के ड्रोन कहर बनकर टूट रहे हैं। इजराइल को पता चल गया है कि इस हमले के पीछे यमन है और वहीं से ड्रोन उड़कर इजराइल तक पहुंचा है। במהלך הלילה חדר קליטה בלתי מאויש מכיוון הים ממערב ששוגר להערכתנו מתימן ופגע בבניין במרכז תל אביב. בעקבות הפגיעה נהרג אזרח ו8 אזרחים נפצעו באורח קל. पहला सवाल है कि इस ड्रोन हमले के पीछे कौन है, तो जवाब मिला कि ड्रोन हमले के पीछे यमन के हूथी विद्रोही हैं। दूसरा सवाल ये कि आखिर यमन के पीछे कौन है, तो जवाब मिला कि यमन को हथियार वाली मदद ईरान पहुंचाता है। तीसरा सवाल ये कि क्या अब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने वाला है? क्या लेबनान बॉर्डर के बाद अब यमन, इजराइल और ईरान के बीच नया वॉर जोन बन चुका है? نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة ما يسمى إسرائيليا تل أبيب، وقد نفذت العملية بطائرة مسيرة جديدة. जिस जगह हमला हुआ वो तेल अवीव का जाफा इलाका है। जिस ड्रोन से हमला किया गया उस ड्रोन का नाम भी जाफा है। जाफा ड्रोन के बारे में कहा जा रहा है कि ये ईरान से मिले ड्रोन की नकल है। इसका असली नाम समद-3 है। इस ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर है। अब इस ड्रोन का रूट देखिए जिसने इजराइल को चौंका दिया। ये ड्रोन लाल सागर के ऊपर से होते हुए सुएज नहर के ऊपर से गुजरा। नीचे अमेरिका के बड़े बड़े वॉरशिप देखते रह गए, कोई उस ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाया। इसके बाद ये ड्रोन भूमध्य सागर की तरफ से इजराइल में घुसा। इजराइल के बड़े बड़े रेडार इस ड्रोन को नहीं ट्रैक कर पाए और फिर तेल अवीव में इस ड्रोन ने अपने टारगेट पर बड़ा धमाका किया।
ऐसे कई हथियार यमन के हूथी विद्रोही अपनी परेड में दिखाते रहे हैं। इन सभी पर ईरान की छाप लगी हुई है। इस बात से तो ईरान भी इनकार नहीं करता, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर ड्रोन। हूथी विद्रोहियों के पास बहुत से ऐसे हथियार हैं जो उसे ईरान के जरिए ही मिले हैं। לאחר תחקיר ראשוני שביצענו ומהממצאים בזירה ובמערכות הצבאיות עולה כי מדובר בכלי טיס בלתי מאויש מדגם צימד 3. להערכתנו הוא הגיע מתימן עד לתל אביב. צימד 3 הוא אמצעי לחימה איראני. अब इजरायल का डर इस हमले से और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के जाफा ड्रोन ने इजरायल के एयर डिफेंस नेटवर्क को खिलौना साबित कर दिया है। इजरायल साफ साफ कह रहा है कि यमन के हूथी विद्रोहियों को ईरान का पूरा समर्थन है। यही वजह है कि उसने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे हथियार बना लिए हैं जो इजरायल की रेंज तक मार कर सकते हैं, और ऐसा यमन ने करना भी शुरू कर दिया है। ये इजरायल के लिए बहुत डराने वाली बात है, क्योंकि अगर यमन को वो काबू नहीं कर पाया है तो समझ लीजिए कि उसके खिलाफ एक्टिव हुआ तीसरा फ्रंट पूरी तरह खुल जाएगा। अपने आसमान को सुरक्षित रखने के लिए अभी इजरायल के पास 4 लेयर में डिफेंस सिस्टम है। पहला है आयरन डोम, जो रॉकेट और विमानों को 70 किलोमीटर के दायरे में रोक सकता है। मिड सेगमेंट में दूसरा है डेविड स्लिंग सिस्टम, जो 250 किलोमीटर की रेंज तक मिसाइल या विमान का दुश्मन बन जाता है। एरो 2 एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी रेंज भी 250 किलोमीटर तक है, लेकिन ये डेविड स्लिंग के मुकाबले में ज्यादा ऊंचाई पर जाकर आसमानी टारगेट को मार गिरा सकता है। और चौथा है एरो 3, जो 250 किलोमीटर से भी आगे के टारगेट को खत्म कर सकता है। यही इजरायल का बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने का सबसे बड़ी वाली गारंटी है। लेकिन 19 जुलाई की रात 3 बजे जो अटैक हुआ, उस ड्रोन को रोकने में ये चारों एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल साबित हुए हैं। अब इजरायल को इन चारों डिफेंस सिस्टम के साथ अपनी तैयारी और पुख्ता करनी पड़ेगी। इजरायल की सेना को तीसरी नजर दक्षिण की तरफ भी रखनी होगी, क्योंकि यहीं से अब सबसे खतरनाक हमले हो सकते हैं। और यमन के हूथी विद्रोहियों ने ऐसे और हमले जारी रखने का वादा किया है। ये हमले गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह से भी ताकतवर कहे जाएंगे, क्योंकि यहाँ खतरा अब लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से भी है। हालात ऐसे हैं कि तेल अवीव का सायरन अब संयुक्त राष्ट्र में बज रहा है। युद्ध का नया खतरा किस लेवल पर पहुंच चुका है, इसके लिए आप यूएन से आया नया अलर्ट देखिए। I can tell you that the Secretary General condemns today's deadly drone attack in Tel Aviv, for which the Houthis in Yemen claimed responsibility. This attack resulted in a death and several injuries. He sends his heartfelt condolences to the victims and their families. इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान के राष्ट्रपति बने मसूद पेजेशकियान ने साफ कर दिया है कि हिजबुल्लाह और हूथी को ईरान की मदद जारी रहेगी। मसूद पेजेशकियान ने साफ कह दिया है कि रूस को भी ईरान का समर्थन जारी रहेगा। नेतन्याहू को डराने के साथ साथ ये बात ज़ेलेंस्की के जख्मों पर नमक बनकर फैल गई है। गाजा में बमबारी को लेकर अगर इजरायल को किसी भी तरह की कोई खास चुनौती मिली है तो वो लेबनान का मिलिशिया हिजबुल्लाह है और यमन का हूथी विद्रोही गुट है। लेकिन इसमें खास बात यह भी है कि इन दोनों संगठनों को ईरान का पूरा समर्थन है।